नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुबह की अहम सुर्खियों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन विधेयक पारित होने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों की बताई वजह। अगस्त 2027 तक था कार्यकाल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया के पक्ष में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड से साबित नहीं होती किसी की भारतीय नागरिकता। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन समेत अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से किया इनकार। अमेरिकी हमले में परमाणु संयंत्र को पहुंचा था नुकसान। ईरान, रूस और चीन आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और खेल की खबरों में महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कोनेरू हम्पी का मुकाबला चीन की ली टिंगजी से आज। दूसरे सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख का मुकाबला चीन की तान झोइंगी से होगा। सबसे पहले खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्यसूची में आज एक एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वहीं बात राज्यसभा की करें तो यहां आज समुद्र द्वारा मालवाहन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर मानसून सत्र के पहले दिन की बात कर ले तो मानसून सत्र का पहला दिन बेहद ही हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। वहीं राज्यसभा में चर्चा के बाद वहन पत्र विधेयक को पारित कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए इस्तीफे पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई हैं। जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा पत्र पोस्ट करते हुए कहा है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 क्लॉज ए के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है, वे हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा है कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास की इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके घर पर जले हुए नोट मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है।
सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 150 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीजेपी समेत कई दलों के सांसद शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कवायद तेज। लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दिया प्रस्ताव। राज्यसभा सदस्यों ने भी दिया नोटिस। अब संसद में होगा फैसला। सरकारी आवाज से जली हुई नकदी बरामदगी के मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद का सत्र शुरू होते ही संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। इस पर 150 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करने वालों में बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जनता दल सेक्युलर, असम गण परिषद, शिवसेना, जनसेना पार्टी, सीपीएम, एसकेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, स्वराज इंडिया पार्टी समेत तमाम दल शामिल हैं। इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और 218 के तहत हस्ताक्षर करके नोटिस दिया है। हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा बीजेपी से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूढ़ी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल आदि शामिल हैं। राज्यसभा में भी इसी संबंध में एक अलग प्रस्ताव का नोटिस कांग्रेस सांसद और विहिप नासिर हुसैन ने दिया है, जिसे 50 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। किसी भी जज को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कम से कम 100 या फिर राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो जजेस का जो ट्रायल होता है, जजेस को जो रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है, वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उनके रिमूवल का प्रक्रिया शुरू करें। राज्यसभा में जब ये मसला आया तब सभापति ने सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। It meets the numerical requirement of signing by members of parliament for setting in motion a process for removal of a high court judge. इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि ज्यादातर प्रमुख दल इस मामले में साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने ही रेकमेंड किया है सरकार को, सरकार मीन्स राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, एक तरीके से सिफारिश कर दिया है। तो इसके बाद आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। अब पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनके दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर 15 मार्च 2025 को 500 रुपए के अधजले नोटों का बंडल पाए जाने का मामला सामने आया था। ये मामला सामने आने के बाद सांसदों ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाया। अब संसद इस मामले की गंभीरता से जांच करेगी और तय करेगी कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी विवाद में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच से गुजारिश की कि ये उनकी तीसरी याचिका है और इसे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाना उसकी जिम्मेदारी है और वह संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हों। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान का सबूत है। इसके जरिए किसी भी नागरिकता साबित नहीं हो सकती, इसलिए उसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि एसआईआर में दूसरे डॉक्यूमेंट को सप्लीमेंट देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि फर्जी राशन कार्ड की
बहुतायत को देखते हुए इसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया में भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राशन कार्ड समेत सभी डॉक्यूमेंट को देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना या ना करना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। वो हर केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास आरोप को स्थापित करने के लिए कोई ठोस मटेरियल नहीं है। आयोग के पास एसआईआर कराने का अधिकार है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों की ओर से वो हर संभव कोशिश की गई है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वाजिब मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो। यही नहीं, इस प्रक्रिया में कई स्टेज पर वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया को पूरा किए बगैर या न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के तहत पूरा मौका दिए बगैर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर कराएगा। इसकी शुरुआत बिहार से इसलिए की गई है क्योंकि प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं। इसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अयोग्य लोगों को इस सूची से बाहर करना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी खबरों के दौर को जारी रखेंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बोलता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत स्काउट्स और गाइड्स के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। भारत स्काउट्स और गाइड्स देश में सबसे बड़ा स्वैच्छिक गैर राजनीतिक वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। यह पंथ, नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए काम करता है। रोवर्स और रेंजर्स स्काउटिंग और गाइडिंग के मूल्यों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत स्काउट्स और गाइड्स एक राष्ट्रीय संगठन है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। मॉनसून सत्र से पहले 3 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम की दिल्ली विधानसभा में अब शुरुआत हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ इसमें दिल्ली के विधायकों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के उपकरणों और कार्य प्रणाली से परिचित कराना है, ताकि वे आगामी मॉनसून सत्र में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। इस प्रशिक्षण का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक और समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई है और दिल्ली विधानसभा, जैसा आपने कहा था कि मॉनसून सत्र में पेपरलेस होगी, उसके अनुसार विधायकों की ट्रेनिंग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 21, 22 और 23 3 दिन सभी विधायकों की ट्रेनिंग होगी। ऑनरेबल MLAs को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज वो यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के जाएं और उसी के अनुसार वो आगे पेपरलेस जो हमारी ई विधान की जो संकल्प था उसको पूरा करने में सहयोग करें। नए नेवा प्रशिक्षण केंद्र में 18 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जहां विधायकों का पहला बैच सोमवार से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बन विधायक भी काफी उत्साहित हैं।
बहुत फायदेमंद सिर्फ विधायकों के लिए नहीं है, हम लोग इसको पर्यावरण को लेकर के सरकार जिस तरह से हम आई है दिल्ली को पर्यावरण को क्या पूरे भारत के पूरे विश्व के पौधों को बचाने का ये एक नया दिल्ली हमारी विधानसभा ने इस कार्य को शुरू किया। ये दूरदर्शी पहल डिजिटल इंडिया के विजन को अपनाने की विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली विधानसभा की उस सक्रिय पहल को उजागर करती है जिसके अंतर्गत विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। नेवा का उद्देश्य विधानसभा के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाना है, जिससे कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य स्व प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और स्थायी आजीविका के माध्यम से आय में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। ग्राउंड जीरो पर बिहार से इस योजना की सफलता की हकीकत हमारे संवाददाता कुमार आलोक बता रहे हैं। यह है अनुराधा कुमारी। इनके जीवन में रोजाना जीवन की कश्ती चलाने की कश्मकश थी। इन्हें पता चला बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और जीविका परियोजना ने इनके सपने को पंख लगा दिया। समूह से लेके मशीन 10,000 लेके मशीन लिए हैं, उसका बाद दे दिए, कर चुका दिए, उसका बाद फैन लिए 20,000, वो भी दे दिए। उसका बाद कपड़ा लेने के लिए 1 लाख रुपया मिला है, उसमें किस्त बाई करके 50,000 चुका दिए हैं, 50,000 बाकी है। जीविका परियोजना के सपने को मूर्त रूप देने में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका नाकाबिले दीद है। जीविका में हम भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ हमको भी मन किया कि दुकान बिजनेस ले, तब जीविका से हम भी 50,000 रुपया ले ले हैं लोन, और उसके अथी से दुकान दिए हैं, सिंगार के है और सिलाई है, सिलाई करते हैं। उसी तरह से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 3 गो बच्चा है तो पढ़ा लिखा रहे हैं खुशी से। वहाँ पर दीदी आए थे वो जोड़ने के लिए, तो जोड़े हैं समूह में 10 रुपया जमा करते थे और फिर वही वापस करते हैं। लिए हैं कर्जा, तो वो दुकान भी बेल में है, मेरा बच्चा दे रहा दुकान, उसमें भी दिए थे लेके। गौरतलब है कि 2006 में नीतीश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से जीविका परियोजना की शुरुआत की थी। आज इस परियोजना से करीब 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी हैं और आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं। जीविका में जो काम हो रहा है वो अद्वितीय है और आज लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में है। 1 करोड़ 40 लाख परिवार आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ गए हैं। जीविका के द्वारा रोजगार भी सृजन हो रहा है। कहीं दुकान खोल रहे हैं, कहीं गाय ले रहे हैं, कहीं भैंस ले रहे हैं, कहीं बकरी ले रहे हैं। तो इस तरह के काम भी करके आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम हुआ है। इस राज्य में लगभग 25 लाख जो जीविका की दीदियां हैं वो आज लाखपति दीदी बन गई है। जीविका की विभिन्न योजनाओं जैसे दीदी की रसोई, दीदी की नर्सरी, सिलाई केंद्र, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि जीविकोपार्जन क्षेत्र द्वारा भी दीदियों के आजीविका संवर्धन को बल मिलेगा। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार में जीविका के माध्यम से महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर किया है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाया है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, नालंदा। दिल्ली एयरपोर्ट ने डेल वाइब्स नाम से एक अनोखी पहल शुरू की है, जो भारत की संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को यात्रियों के सामने पेश करती है। अब यात्री लाइव परफॉर्मेंस, वर्कशॉप और एक सुकून भरा सांस्कृतिक अनुभव ले सकते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब अपनी उड़ान का इंतजार करना और भी खास हो गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने डेल वाइब्स की शुरुआत की है, जो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट इनिशिएटिव है जो यात्रा को सांस्कृतिक अनुभव में बदल देता है। कल्पना कीजिए जब टर्मिनल पर चलते हुए आपको कथक या भरतनाट्यम की लयबद्ध अदाओं का स्वागत मिले। I am surprised seeing this Indian kind of music. It is very cleanly elevating the culture of Delhi, and I am very happy and I am mesmerizing by this listening a beautiful melodious music. जो इंडियन कल्चर को इन लोगों ने प्रमोट किया है
बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर गीत है। फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं तो उस सब लोग देखेगा कि इंडियन कल्चर क्या है। सितार, संतूर और सारंगी की मधुर धुनें सुनाई दें या आप खुद किसी पारंपरिक हस्तशिल्प में हाथ आजमाएं। हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यात्री आनंद ले सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक के मंत्र मुग्ध कर देने वाले शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन का, 20 से 25 मिनट तक के भारतीय शास्त्रीय संगीत का। डेल वाइब्स दिल्ली एयरपोर्ट की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है जिसमें मुद्राओं की विशाल मूर्तियां, सूर्य नमस्कार की प्रतिमा, भित्ति चित्र और प्रदर्शनी के जरिए भारतीय कला और विरासत का गौरवशाली प्रदर्शन होता है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। परमाणु संयंत्रों पर हमले के बावजूद ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनका देश अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। अराक्ची ने इसे ईरान के राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मामला बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को गंभीर नुकसान की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है। वहीं ईरान, रूस और चीन आज तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करेंगे। इसके अलावा ईरान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नई वार्ता का दौर शुक्रवार को तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित होगा। ये वार्ता तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित होगी। IMF ने कल एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दूसरे नंबर की अधिकारी गीता गोपीनाथ अगस्त के अंत में अपना पद छोड़ देंगी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौट आएंगी। IMF ने कहा है कि IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा उचित समय में गोपीनाथ के उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगी। गोपीनाथ 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुई थी। वे इस पद पर सेवा देने वाली पहली महिला थी और जनवरी 2022 में उन्हें प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। FIDE महिला विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी का मुकाबला चीन की ली टिंगजी से होगा। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगीन सांग को मात दी थी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख का मुकाबला चीन की तान झोंगिए से होगा। सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने हमवतन हरिका वल्ली को टाई ब्रेक में मात दी। भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम को DLS नियम के तहत जीत हासिल हुई थी। ऐसे में दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। अब आज के मैच में दोनों टीमों के सामने करो या मरो की स्थिति होगी। आज यानी 22 जुलाई को हम मना रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। आज ही के दिन 1947 में भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। यह ऐतिहासिक फैसला देश की आज़ादी से कुछ ही हफ्तों पहले हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के मौके पर आइए उन पलों को याद करें जिन्होंने भारत को सबसे अनमोल पहचान दी, तिरंगा। आप देखिए ये रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जुलाई 1947 भारत की आजादी की यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन। नई दिल्ली में संविधान सभा के औपचारिक सत्र में भारत ने तिरंगे को अपनाया, एक ऐसी पहचान जिसके अपने गहरे मायने हैं। सबसे ऊपर का केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग शांति और सच्चाई को दर्शाता है, जिसके केंद्र में है अशोक चक्र, जो न्याय और विधि का चक्र है। 24 तीलियों वाला अशोक चक्र सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से प्रेरित है और निरंतर गति, न्याय और धर्म का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग आस्था, विश्वास, उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया, तब ये सिर्फ एक झंडा नहीं रहा, बल्कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की एक जीवंत विरासत बन गया, जो समानता, विविधता और मजबूती का प्रतिनिधित्व करता है।
आज तिरंगा हर संस्थान, हर घर और हर भारतीय के दिल में गर्व से लहराता है। 2002 में ध्वज संहिता में बदलाव के बाद अब हर नागरिक अपने घर पर भी तिरंगा सम्मान और गरिमा के साथ फहरा सकता है। आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के मौके पर हम उन महान लोगों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत को उसकी पहचान दी